दूरदर्शन हिसार के सभी दर्शकों को भूमिका शर्मा का नमस्कार। कोरोना की घड़ी संकट की घड़ी है। एक ऐसा संकट पूरा विश्व झेल रहा है जिसका समाधान चारों तरफ कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में जो कोरोना योद्धा हैं, जिन्हें सम्मान मिल रहा है, चारों तरफ चिकित्सकों की गिनती होती है, मीडिया कर्मियों का नाम आता है, पुलिस वालों का नाम आता है, लेकिन जो शीर्ष पर बैठकर न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, उन अधिकारियों का नाम कहीं पर भी नहीं लिया जाता। ऐसे ही एक महान शख्सियत को आज दूरदर्शन हिसार के स्टूडियो में आमंत्रित किया गया है और ये वो शख्सियत हैं जिनकी प्राथमिकता सदैव प्रत्येक वर्ग की सेवा करना रहता है। पिछले 10-15 दिन से दूरदर्शन हिसार के डायरेक्टर सतीश वत्स जी इनसे समय लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज का हमें समय मिल पाया है। इन्होंने अपनी व्यस्तता में से हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और ज़्यादा अधिक समय ना लेते हुए मैं आप सभी के बीच में रूबरू कराना चाहती हूँ हिसार जिले के उपायुक्त महोदय डॉक्टर प्रियंका सोनी जी। आपका स्टूडियो में पहुँचने पर स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद और दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। जी मैम, आप जानती हैं कि कोरोना की जो घड़ी हमारे बीच में आ चुकी है, इस माहौल के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने रोजगार खो दिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टार्टअप के दम पर, किसी ने मास्क बनाना शुरू किया, किसी ने सैनिटाइज़र का बिजनेस शुरू किया। तो इन दोनों वर्गों के बीच की जो खाई है उसको पूरा करना आपका कर्तव्य बनता है। एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आपको जिले के प्रत्येक वर्ग को संभालना पड़ता है। तो ऐसे में ऐसे कौन सी समस्याएं हैं जिनसे आप प्रतिदिन रूबरू होते हैं और ऐसी कौन सी प्रेरणाएं हैं जो आपको प्रत्येक वर्ग को ऊर्जावान रखने के लिए, उत्साहवर्धन करने के लिए काम आती हैं? जैसे भूमिका जी आपने बताया है, बिल्कुल ठीक बताया है कि इस दौरान कई लोगों का रोज़गार जो है जो वो करते आ रहे हैं, वो काम से उन्हें निकाल दिया गया है। और साइमल्टेनियसली ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि पीपी किट और मास्क बना के अपना रोज़गार शुरू किया है। जब शुरू में हमारे पास पीपी किट्स की कमी थी तो मेरे पास जो एक साड़ी सेंटर से हैं वो भी आए कि हम भी पीपी किट बनाना शुरू कर चुके हैं। तो ये एक हमारे भारतीय लोगों की एक, मैं कहूँगी, स्पिरिट थी जिसके चलते कि जो कोई और भी कार्य कर रहा था उन सब ने भी पीपी किट्स बनाने शुरू किए। जो हमारे सेल्फ ग्रुप की महिलाएं थी उन्होंने भी पीपी किट्स बनानी स्टार्ट की और इसके चलते हमारे देश में यदि अब देखा जाए तो अब कोई पीपी किट्स की कमी नहीं है। तो ये मैं यहाँ के जो भारतीय लोग हैं उनकी एंटरप्रेन्योरशिप को ही ये क्रेडिट दूंगी कि जिसके चलते आज हमारे पास पीपी किट्स की कोई कमी नहीं है। और इसके अलावा जो लॉकडाउन हुआ था मार्च में, मार्च से ही चला आ रहा, 4 लॉक हुए और अभी 2 अनलॉक हमारे जो हुए हैं। इस दौरान मैं समझती हूँ हर वर्ग ने कुछ ना कुछ परेशानी ज़रूर झेली। कुछ जो बच्चे बाहर रह रहे थे उनके पेरेंट्स के ज़रूर चिंताएं थी, कुछ फॉरेन में रह रहे थे उनके भी काफ़ी चिंताएं थी, और कुछ ऐसे भी वर्ग हैं कि जो शायद इतना ओपनली हमें सबको नहीं पता, परंतु उनकी भी जो समस्याएं थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। जैसे कि मेरे पास कुछ एक महिलाओं ने भी आके बताया कि लॉकडाउन के दौरान जब अकेली महिलाएँ, डाइवोर्सी या जो विधवा लेडीज़ थीं और जिनके कि कोई भी घर में बच्चे नहीं थे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा इस लॉकडाउन में समस्या झेलनी पड़ी। और इन सब ये जो सारी बातें हमारे पास अभी लोगों से फीडबैक आ रहा है, तो इसके चलते हम जिला प्रशासन के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं उसे कम से कम की जाए। प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान और अभी भी हमारी जो कई हेल्पलाइन नंबर्स चल रहे हैं जिसमें कि किसी को भी कोई भी राशन सामान की आवश्यकता हो तो वो उस पर कॉल करके मंगवा सकता है। किसी को यदि हेल्थ का कोई इशू है तो वो हमारी हेल्थ की जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करके वो अपनी क्वेरी जो है उसका आंसर ले सकता है। और इस प्रकार से हमारी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि जो लोगों ने ये इस दौरान जो ये टफ समय था इसमें जो जो कठिनाइयाँ हुई हैं उसको जहाँ तक हो सके हम उसको कम कर सकते हैं, उनको सुविधाएँ दे सकें। जी, आपने बताया कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हिसार जिले में आपने एक ऐप भी लॉन्च किया है, कनेक्ट प्लस। उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि वो निश्चित रूप से बहुत सी ऐसी समस्याओं का समाधान है जिससे आमजन आज जूझ रहे हैं।
देखिए, जब लॉकडाउन के बाद में कुछ एक दुकानें खोलने की हमने परमिशन दी, तो हमने उसके साथ ये भी एक शर्त लगाई थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा होम डिलीवरी करें, और रेदर देन कि खुद कस्टमर्स आपकी शॉप पे आएँ, उससे मोबाइल के थ्रू होम डिलीवरी कराने की कोशिश करें। तो इसी प्रयास के मद्देनज़र हमने आगे कनेक्ट प्लस नाम की ऐप बनाई, जो कि हमने जी। हिसार के लिए लॉन्च की। वो पूरे हरियाणा में भी एप्लीकेबल है। इसमें जितने भी हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैं, कोई किराने की दुकान वाला है, कोई टेलर की शॉप वाला है, कोई प्लम्बर है, कोई कारपेंटर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, इस प्रकार के सभी जो लोग हैं वो उसमें अपना सिंपली रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारे पास कुछ एक लोगों के ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, जिन्हें हमने पासेस भी दिए थे लॉकडाउन के दौरान, उन लोगों को भी हमने इसमें एंट्री कराई हुई है। और इसके अलावा कोई भी व्यक्ति 1950 पे कॉल करके इस पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और उसके पश्चात जिस भी व्यक्ति को इनमें से किसी भी सर्विसेज की आवश्यकता है या किसी भी गुड्स की आवश्यकता है, मान लीजिए राशन मंगाना है अपने घर में, तो वो ये कनेक्ट प्लस ऐप के माध्यम से वो उसको होम डिलीवरी के लिए अपने घर बुला सकते हैं। तो कुल मिला के जो ये बीच में जैसा आपने बताया खाई डेवलप हो गई थी कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके थे, और कई सारे लोगों को आगे मार्केट प्लेस नहीं मिल रही थी, क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे। तो ऐसे समय में ये कनेक्ट प्लस जो इसका मेन मोटिव भी था कि इट इज़ कनेक्टिंग पीपल, जो एक तरफ ज़रूरतमंद लोग हैं और एक तरफ जो उनके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको कनेक्ट करने का इसने काम किया। और मैं समझती हूँ यहाँ के लोगों ने भी इसका काफ़ी उपयोग किया। जी, कनेक्ट प्लस ऐप ने तो सभी को कनेक्ट किया, लेकिन विलक्षण प्रतिभाएं एक दिन में जन्म नहीं लेती। आप सिविल सर्विसेज में आए वर्ष 2012 में। मैं इससे पहले की जो आपके जीवन में प्रेरणा रही उसको जानना चाहूँगी। किस प्रकार ये जो नेतृत्व के गुण हैं, आज जिस प्रकार हिसार जिले के सभी नागरिकों को सेवाएं मिल रही हैं, उनको हर एक समस्या का समाधान चुटकियों में मिल रहा है, घर बैठे वो इस संकट के काल में भी आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ये नेतृत्व करने की जो प्रेरणा है या सिविल सर्विसेज में आने की प्रेरणा कि आप जाएं और प्रशासनिक सेवाओं के माध्यम से समाज के लिए कुछ अच्छा काम करें, उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं समझती हूँ कि जैसे कि हर बच्चे के लिए होता है कि उसका प्रेरणा का स्रोत सबसे पहले उसके घर में उसके माँ बाप ही होते हैं। तो मेरे लिए मेरे जो प्रेरणा सिविल सर्विसेज में आने के लिए और लोगों के अच्छे काम करने के लिए ये मेरी माताजी और पिताजी के ही मैं कहूँगी जो संस्कार हैं उसके माध्यम से आए। और आज की भी तारीख में जब कोरोना का क्राइसिस चल रहा था, तो उस समय भी मेरे फैमिली मेम्बर्स की तरफ से मुझे हमेशा यही संदेश मिलता था कि आप देश की सेवा करो, हमसे यदि बात नहीं भी होगी तो कोई असर नहीं पड़ेगा उस चीज़ का। तो मेन हमेशा पढ़ाई के लिए मोटिवेट करने के लिए और जो भी मेरी छोटी मोटी समस्याएं थी उसको दूर करने के लिए मेरे माँ बाप ने मेरे को हर स्टेप पे उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया। एंड मतलब टिल डेट भी मैं कहूँगी कि आज भी कोई समस्या होती है तो एक बच्चे की तरह मैं अपने माँ बाप के पास ही जाती हूँ, और चाहे वो कम पढ़े लिखे हों फिर भी मेरी समस्या का समाधान कर देते हैं। जी, इससे पहले आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की, आप घुड़सवार भी रही, स्पोर्ट्स में भी आपकी अच्छी रुचि रही, तो इस सांस्कृतिक, संवैधानिक और सामाजिक अभिन्न रुचि का जो बेजोड़ आपके अंदर प्रतिभाओं ने जन्म लिया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि रुचि जो जागृत होती है वो स्कूली शिक्षा से जागृत होती है, तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और किस प्रकार आपने अपने आप को चहुमुखी विकास की और अपने आप को अपना ग्रूम किया? मैं ये समझती हूँ कि जो ग्रूमिंग है, जैसे आपने भी कहा कि मुख्यतः ये स्कूल समय होता है ऐसा, और स्पेशली आज के ऐसे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में कि बच्चा एक क्लास 12वीं क्लास जब पास कर लेता है तो उसके बाद उसके पास केवल पढ़ाई का ही एक चारा रह जाता है। सबसे पहले मेरी स्कूलिंग एक पब्लिक स्कूल में हुई थी, और सूरतगढ़ जो श्री गंगानगर में एक सब डिवीज़न है वहीं पे मैंने पढ़ाई की थी, और उसके पश्चात 2 साल के लिए कॉन्वेंट स्कूल में भी पढ़ी। मैं समझती हूँ वो जो 2 साल में उस स्कूल में पढ़ी, वहाँ पे ये जो को करिकुलर एक्टिविटी का कंसेप्ट है वहाँ से मैंने सीखा। उससे पहले केवल यही सीखते थे कि बस पढ़ना है और याद करना है और उसे आंसर लिखने हैं और उसमें अच्छे नंबर पाने हैं, केवल यही एक साधन है सक्सेस का। लेकिन जब मैं उस स्कूल में गई तो वहाँ पे 2 साल में ही, हालांकि बहुत कम समय था वो, पर एक जो मैं कहूँगी इग्निशन जो है वो वहाँ से शुरू हो गया था कि हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी मैंने पहली बार अपने जीवन में पार्टिसिपेट किया, चाहे वो पॉट डेकोरेशन हो, कोई वेस्ट मटेरियल से, या हम जो बचपन में SUPW का प्रोजेक्ट होता था
उन सब में पार्टिसिपेट किया और वहाँ से हैंडीक्राफ्ट मेकिंग में भी मेरी काफ़ी रुचि डेवलप हुई। और उसके पश्चात मैंने 2 साल के लिए कोटा में पढ़ाई की और उसके पश्चात मेरा पीएमटी में आरपीएमटी में सिलेक्शन हो गया था, एआईपीएमटी में भी, और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से मैंने एमबीबीएस पूरी की 2011 में। ओके और उसके बाद वर्ष 2012 में आपने सिविल सर्विसेज क्रैक कर लिया। ये बहुत ही खुशी की बात है। अब मैं एक ऐसा प्रश्न जो मैं केवल आपसे ही पूछ सकती हूँ, प्रशासनिक सेवाओं में आने के बाद या उससे पहले, दोनों ही, क्योंकि हम एक ही समाज में रहे हैं, तो क्या आपने एक महिला होने के नाते कभी अपने आप को असहज कहीं पर भी महसूस किया? मैं बात करूं सिविल सर्विसेज में आने से पहले की, तो जैसे कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है, और उस वक्त जबकि मैं बात कर रही हूँ 2003 या 4 की, उस वक्त मुझे भी ये सर्टिनिटी नहीं थी मेरे फ्यूचर की कि मैं 10वीं पास करने के बाद क्या मुझे आगे पढ़ाया जाएगा कि नहीं। और एक हर वो लड़की के दिमाग में रहता है कि मेरी शादी हो जाएगी, कभी लगता था 10वीं के बाद ही हो जाएगी, कभी लगता था 12वीं के बाद ही हो जाएगी। पर जब मैंने 12वीं के बाद में एमबीबीएस क्लियर, एंट्रेंस एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया और जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया, तब मुझे एक श्योरिटी मुझे रही कि हाँ, अब मैं आगे पढ़ाई की लाइन में आगे बढ़ सकती हूँ। तो ये अनसर्टेनिटी हमारी, जैसे कि आपने भी कहा, सोसाइटी में है, अभी भी काफ़ी हद तक कम हुई है, बट अभी भी है। और जो कंजर्वेटिव फैमिलीज़ हैं उसमें आज भी ये प्रथा ही चल रही है कि लड़कियों पे बहुत ज़्यादा उनके एजुकेशन पे, उनकी स्टडीज़ पे इन्वेस्टमेंट करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, या उनको अपने पैरों पे खड़ा करने से कोई माँ बाप को कोई फ़ायदा नहीं है कि वो तो बेटी पराया धन है, वो दूसरे घर चली जाएगी। परंतु इसमें मैं कहूँगी मेरे जो पिताजी और माताजी की सोच थी वो इससे बिल्कुल अलग थी। मेरी माँ शुरू दिन से यही सोचती थी कि मैं अपनी बेटियों को, हम 2 बहनें हैं, दोनों बेटियों को अपने पाँव पे खड़ा करूँगी, और ये उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी जिसके चलते। और मेरे पिताजी ने भी पूरा सपोर्ट किया, चाहे समाज की तरफ से उन्हें कुछ भी सुनने को मिला हो, बट उन्होंने हर कदम पर हमारा सपोर्ट किया। और उसके पश्चात सिविल सर्विसेज में भी आने के बाद मैं यही कहूँगी कि बहुत लकी रही हूँ। मुझे आज तक कभी कोई मेरे सीनियर्स से या मुझे आम पब्लिक से कोई ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं एक महिला हूँ तो कोई भेदभाव किया गया हो या कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो। परंतु इवन जब मैंने एज अ डीसी हिसार ज्वाइन किया तो कुछ लोग मेरे पास जो आए कि महिला को कैसे डीसी हिसार लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम महिला रही हैं डीसी। तो मैं समझती हूँ कि इवन दो हो सकता है वो कैपेबिलिटीज़ पे क्वेश्चन ना कर रहे हों, पर कहीं ना कहीं जो हमारी सामाजिक भावना है उसको तो उन्होंने कुछ एक्सटेंड तक रिफ्लेक्ट किया। तो जब हमारे समाज में मैं समझती हूँ कि कोई ये सोचना ही बंद कर देगा कि अब महिला है कि पुरुष है, तब मैं समझूंगी कि हमारे जो समाज है इसमें बिल्कुल हम इक्वालिटी पे आ चुके हैं। इक्वालिटी की बात से पहले मैंने देखा आपकी आंखें नम हुई माता पिता की बात पर। ये मंच बहुत अच्छा मंच है जहाँ से आप पूरे हरियाणा क्या पूरे भारत के माता पिता को कुछ कह सकते हैं, एक बेटी होने के नाते, कि अपनी बेटियों की ताकत और विश्वास कैसे बने। वो संदेश मैं आपसे चाहूँगी कि आप माता पिता के लिए दें। मैं सभी माता पिताओं के और ख़ास करके जो लकी हैं कि वो बेटियों के माँ बाप हैं, उन सभी से ये कहना चाहूँगी कि ये भगवान, जैसे हम कहते हैं लक्ष्मी का रूप होती हैं बेटियाँ, और वो अपने मेरी माता जी भी जो कहती हैं कि वो अपने भाग्य का अपने साथ ही लेके आती हैं, तो उन्हें कतई भी बोझ ना समझे और जो भगवान ने ये आपको सुअवसर दिया है उसका सदुपयोग करें। बेटियों को अपने पाँव पर खड़ा करें, उनकी जल्द से जल्द शादी करने की बजाय उन्हें कम से कम इतना सक्षम बनाएं कि वो खुद अपने स्वरोजगार से अपनी खुद की उनकी अर्निंग हो, उसके पश्चात ही उनकी शादी करें। क्योंकि आज के टाइम में ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि आपने भी देखा होगा कि डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा हाई है, डोमेस्टिक वायलेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। इन सब के मद्देनज़र यदि कोई भी महिला यदि अपने पाँव पे खड़ी नहीं है तो वो हो सकता है फ्यूचर में जब माँ बाप उसकी मदद के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे उस समय वो किसी दिक्कत में फंस जाए। तो उसको बचाने के लिए, अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए उसे चाहे पढ़ाएं, चाहे लिखाएं, और चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, परंतु कोई एक ऐसे क्षेत्र में ऐसा उसे कॉम्पिटेंट बनाएं कि वो खुद अपनी जो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस है उसे कर सके। बाकी सभी प्रकार के इंडिपेंडेंस सबसे पहले इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से स्टार्ट होगी। बिल्कुल।
आपने अपने जीवन में विकल वेदनाओं के साहस का मुख बितराया है और ऐसी ही एक मुहिम आज वर्तमान समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है, आत्मनिर्भर भारत योजना। तो बेटियां और बेटे इस देश के दोनों ही आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, तो ये योजना युवा साथियों के लिए किस प्रकार इस संकट की घड़ी में सहायता बन सकती है? जो आत्मनिर्भर भारत है, जैसा कि नाम से ही बता रहे हैं, मैं समझती हूँ कि जो बहुत सालों पहले हमारे देश में एक हमारा सेल्फ रिलायंस का मूवमेंट था, वही मूवमेंट अब फिर से आया, जैसे कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और ये आज के कार्यकाल में हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, खास करके ये जो कोरोना वायरस की इन्फेक्शन की वजह से जो कोविड क्राइसिस हमारे देश में चल रही है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी इंडियन कंपनीज़ हैं, जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट हों। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये जो पीपी किट्स, हम शुरू में बहुत ही कम पीपी किट्स थे, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी नहीं थी, और आज के टाइम में हमारे पास कोई कमी ही नहीं है। तो इस टाइप से यदि हम सेल्फ रिलायंस की तरफ जाएंगे कि हम स्वयं जो हमारी ज़रूरतें हैं वो भारतीय कंपनियों से ही हम पूरी करें, तो मैं समझती हूँ कि आगे हमारे इकोनॉमिक विकास होगा। और भारत सरकार की तरफ से भी इसे सपोर्ट करने के लिए हर वर्ग को बहुत लोन्स दिए जा रहे हैं, और जो कि गारंटी स्कीम भी गवर्नमेंट ने कई लेके आए हैं। तो जो एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं, जो मध्य वर्ग, सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं, उन सबको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और अभी जो ये कोविड क्राइसिस के दौरान एक लिक्विडिटी का क्रंच हमारी इकोनॉमी में फील हो रहा है, तो उससे बाहर निकलने के लिए, उससे उभरने के लिए ये जो लोन स्कीम्स हैं, इनका शुरुआत की गई है। और इवन जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, यहाँ तक कि मैं ये विज़न कहूँगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि जो छोटे से छोटा व्यक्ति है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वहाँ तक की सोच के उनके लिए स्पेशल स्कीम्स हैं, उन्हें भी लोन दिए जा रहे हैं। तो लोगों ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग करें, उपयोग करें, और वो अपने जीवन में आगे बढ़ें। ये जो हमारे एक विकास की गति थोड़ी देर के लिए जो रुक गई है पिछले 2-3 महीने से, इसे फिर से ट्रैक पे लाने में सहयोग करें। बिल्कुल। और हमारा देश ब्यूरोक्रेट से चलता है, और आपकी किस्मत में राजयोग है, और इस राजयोग में आपने समाज के प्रत्येक वर्ग को देखा है। इस समय आपने नन्ही मुस्कानों को मुरझाते भी देखा है, तो किसी को अपने द्वारा मुस्कुराते हुए भी देखा है। तो कोई ऐसा किस्सा आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे कि समाज के लिए जो प्रेरणा बन सके? मैं ये समझती हूँ कि अभी कोविड क्राइसिस के दौरान कुछ 2 युवक जो थे फॉरेन में फंसे हुए थे, और उनकी माता जो थी यहाँ पे, उनके घर वाले जो थे काफ़ी परेशान हो रहे थे, तो वो हमने एम्बेसी से टेकअप करके उसको जल्द से जल्द कराया। मैं समझती हूँ कि एज अ लेमैन शायद वो संभव नहीं हो पाता। जब वो वापस अपनी माँ से वो लड़का मिला और वो मेरे ऑफिस में आए, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि हमने कुछ फ्रूटफुल काम किया। इसके अलावा जो माइग्रेंट लेबरर्स थे, जिस दिन हमने उनको ट्रेन्स के माध्यम से अपने गृह जिलों में भेजा, और उनके चेहरे पे जो मुस्कान थी, वो बड़ा ही एक संतोषजनक हमारे लिए एक्सपीरियंस था, हमारी पूरी टीम के लिए। और मैं समझती हूँ कि ये एक सिविल सर्विसेज है ऐसी चीज़ जिसमें कि हम हर प्रकार के, विभिन्न प्रकार की ऐसे संतोष जो है अपने जीवन में पा सकते हैं। जीवन में सुकून हर कोई चाहता है, सुख भी चाहता है, लेकिन सुख के साथ जहाँ सुकून मिलता है वही असली जीवन होता है। और शायद आपके इन्हीं करकमलों की वजह से हिसार जिले के प्रवासी मजदूरों की चीत्कार हमने नहीं सुनी। सभी ने खुशी खुशी अपने घर में चले गए, या कुछ यहीं पर रुके रहे कि ये जिला हमारे लिए बहुत अच्छा करने वाला है, और उसका श्रेय दूरदर्शन हिसार आपको, आपके नेतृत्व प्रणाली को देता है। अब मैं पूछना चाहूँगी कि कोरोना की इस घड़ी में जो लघु कुटीर उद्योग शुरू करने वाले हैं, या जो भी जिन्होंने इस साल फाइनल ईयर पास किया है, उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके लिए हिसार प्रशासन क्या रास्ता अपना रहा है? जो अभी जस्ट अभी फाइनल ईयर जिन बच्चों ने पास किया है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि ऑलरेडी हरियाणा सरकार की एक स्कीम जो सक्षम हरियाणा है, वो स्कीम चल रही है। आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जिस भी विभाग में आवश्यकता होगी तो उन्हें बुला लिया जाएगा, और उनकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार उन्हें कार्य दिया जाएगा। और साइमल्टेनियसली जो हमारी ITIs हैं, उसमें भी आफ्टर 6 मंथ्स उसमें भी ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं। और इसके अलावा यदि वो अपना खुद का भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से वो इसमें जो भी उनको शुरू में स्टार्ट करने के लिए जो भी पूंजी की आवश्यकता है, उसकी भी पूर्ति कर सकते हैं।
जी, और लोकल से ग्लोबल होने का एक नारा पूरे भारत में आज बज रहा है और डंके की चोट पे सभी कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और हम लोकल से ग्लोबल ज़रूर हो जाएंगे। उसके लिए जो युवा पीढ़ी है उसको किस प्रकार अपने बड़ों के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो अभी आज वर्तमान की जो पीढ़ी खड़ी हो रही है वो केवल किताबों तक सीमित है। उन्होंने अपनी जो जड़ों में जो संस्कृति बसती है, जिस संस्कृति को व्यवसाय बनाने की बात की जा रही है, उससे उनको नहीं सींचा गया है। तो अपने बड़ों के साथ वो कैसे सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं? ये जो आपने बात की ये मैं समझती हूँ, मुझे भी बहुत चुभती है कि जब मैं लोगों को देखती हूँ कि केवल इंग्लिश 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 की तरफ लोग भाग रहे हैं आज के टाइम में। और मेरा ये मानना है कि किसी भी कल्चर को जानने के लिए उसकी भाषा आपको सीखनी पड़ेगी। जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारी मातृभाषा हिंदी है, और यदि हम प्रांतों में जाएं तो जैसे मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में मारवाड़ी है, पंजाब में पंजाबी है, हरियाणा में हरियाणवी है। ये इवन बचपन से जब तक कोई बच्चा अपनी लैंग्वेज अच्छे से नहीं जानेगा, अपनी मातृभाषा को नहीं जानेगा, उससे संबंधित जितने भी संस्कृति है, जितने भी हमारे ट्रेडिशंस हैं, कल्चर है, उनसे किसी से भी वो नहीं जुड़ पाएगा। वो वहीं पे डिस्कनेक्ट हो जाता है। सपोज़ कि यदि मेरा बच्चा है, उसे मारवाड़ी नहीं पता, तो वो उससे रिलेटेड जितने भी लिटरेचर्स हैं या जो भी कस्टम्स है कि ऐसा क्यों किया जाता है, और यदि वो कभी उनके बीच में भी गया तो वो उस लैंग्वेज को नहीं जानता, कभी समझ भी नहीं पाएगा कि ये सब का तात्पर्य क्या है, इन सब का महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो एक जो हमें जड़ से कटे हैं, उसके पीछे मैं एक रीज़न ये भी समझती हूँ कि जो हमारा अंधाधुंध केवल इंग्लिश की तरफ मैं जो देखती हूँ बच्चों को कि पैदा होते से ही उनको कि बस इंग्लिश ही सीधा बोलने लगे बच्चे। जनरली ये एक टेंडेंसी आ चुकी है, सब लोगों में आ चुकी है। वन ऑफ द मेन इसका जो कारण है वो ये भी है कि इंटरनेशनली वो जो अंग्रेजी है वो बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उनके करियर के ऑप्शंस बेटर हो जाते हैं। परंतु दूसरा पक्ष जो है वो ये भी है कि हम अपनी संस्कृति से भी उसके माध्यम से कटते जा रहे हैं। तो एक तो मैं समझती हूँ कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसका प्रचार प्रसार हमारी सरकार भी कर रही है, परंतु एज भारत के नागरिक होने के माध्यम से भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। और जो हमारी मातृभाषाएं हैं, जो लोकल डायलेक्ट्स हम कहते हैं, उसको भी हमें प्रमोट करना चाहिए। हमारे आने वाली जनरेशन में यूँ ना हो कि वो बिल्कुल विलुप्त भाषाओं में हो जाए। जैसे कई सारी ट्राइबल जो लैंग्वेजेस हैं वो विलुप्त होने की स्थिति में आ चुकी हैं। यदि हम हमसे आगे वाली जनरेशन को वो चीज़ें नहीं देंगे तो वो कहीं ना कहीं लाइब्रेरीज में पड़ी रह जाएंगी और वो हमारे आमजन के बीच में नहीं आएंगी। विकलांग श्रद्धा के इस दौर में हर एक व्यक्ति मुकाम की तलाश में सफ़र में रहता है और उस सफ़र के अंदर हम भारतीय हमेशा सरकार को कोसते हैं, सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती। तो ऐसे में आम आदमी के क्या कर्तव्य बनते हैं जो देश उनसे चाहता है? मैं ये कहूँगी कि जो एक शब्द है स्वयंभू, आप स्वयं करना चाहें वो हर चीज़ आप कर सकते हैं। इस देश की बात करूं तो इस देश में जहां बड़े निम्न वर्ग से आते हुए भी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, तो इस देश में अवसरों की कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। इतना जो हमारा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है यहाँ का और जो यहाँ पे अवसरों के साधन उपलब्ध है, इतने मेरे ख्याल से किसी और देश में ऐसा कोई एग्जाम्पल हमें नहीं मिलेगा। तो सरकार अपनी तरफ से हर भरपूर कोशिश कर रही है, परंतु जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारा शेयर एरिया है, इतना बड़ा हमारा देश है और हर राज्य की अपनी अपनी अलग अलग स्पेशलिटी हैं, अलग अलग उनकी प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग उनके सोल्यूशन हैं। तो हो सकता है कि सरकार जो लोग चाह रहे हैं उस पर कुछ हद तक खरा ना उतर पाए। और जैसा कि कहा भी जाता है कि कोई गवर्नमेंट की स्कीम जो वो 100% सक्सेसफुल होना बड़ा कठिन है, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो करोड़ों में जाते हैं। मान लीजिए कोई भी स्कीम है, उसके बेनिफिशियरी जो है बहुत करोड़ों में होंगे, तो 99% लोगों को बेनिफिट मिले, शायद कुछ 1% 2% जो रह गए हैं वो लोग हैं ऐसे। परंतु अदरवाइज भी यदि हम इस चीज़ को लें कि यदि हम अपने आप में सक्षम हों और हमने आप में हम लगन रखें तो सरकार की तरफ से हर मदद उपलब्ध है।
और यदि उसे आज के टाइम में तो हमारे पास इंटरनेट भी है, हम उसे इंटरनेट के माध्यम से भी सर्च करें तो हमें जो भी मदद चाहिए उससे संबंधित कुछ ना कुछ सरकार की पॉलिसी हमें अवश्य मिल जाएगी। बिल्कुल मैम, जैसा हम देख रहे हैं हिसार के प्रत्येक नागरिक तक आपकी ये कोशिश रहती है कि जिसके लिए जो योजना आई है वो वहाँ तक पहुँच जाए। तो आपकी जो कार्यशैली है, अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजना के तहत घर घर तक खाद्यान्न पहुंचाने की जो मुहिम चलाई है और नवंबर महीने तक वो मुफ्त में राशन बांटने की जो कल ही घोषणा की गई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार आप समाज के उस वंचित वर्ग तक वो खाद्यान्न पहुँचाने के लिए अपनी टीम को तैयार करने वाली हैं? ये माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही अच्छी सोच है, जिसके चलते कि ये पिछले जो 3 महीने हमारे आपदा के चल रहे थे उस दौरान भी लोगों को खाद्यान्न पहुंचाए गए हैं, हर घर घर में पहुंचे हैं और आगे भी अब 5 महीने का जो कमिटमेंट दिया गया है मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही लाभदायक रहेगा। जैसे कि हम शुरू में बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कि अपने आय के साधन जो हैं वो या तो कम हो चुके हैं या वो ख़त्म हो चुके हैं। कई सारे ऐसे बिजनेस थे जो कि काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं। इस सब के मद्देनज़र जो वेल टू डू फैमिली थी वो भी जो है अपना डे टू डे का जो 2 वक्त का खाना है उसे भी जुटाने में उन्हें कठिनाई हो रही थी। इस सब के चलते ये स्कीम स्टार्ट की गई थी और हरियाणा सरकार ने पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन किया और ये DRT के माध्यम से इसे नाम दिया गया और इसकी शुरुआत काफ़ी पहले से कर दी गई थी। हर एक मैं कहूँगी क्षेत्र की एक हमने कमेटीज़ बनाई है, वहाँ से लोगों से सर्वे कराया हमने कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है डिस्ट्रेस राशन टोकन की। उनके माध्यम से रिपोर्ट आने के पश्चात हमने उनसे एक और जो सुपरवाइजरी कमेटी है उनके माध्यम से हमने उन सब लोगों की जांच कराई और फिर उसके बाद में हमने उन्हें अब डिस्ट्रेस राशन टोकन लगभग हमने 25 से 30 हज़ार लोगों के बीच में बांट दिए हैं और वो उन्हें हर महीने अपना जो राशन है, एक 5 मेंबर्स की जो फैमिली अपना राशन चाहिए उन्हें, वो राशन उन्हें दिया जा रहा है और आगे भी ये 5 महीने तक उन्हें मिलेगा और हमारे पास दिन प्रतिदिन जो भी ऐसे लोग आते हैं उनका भी उसमें ऐड किया जाता है और उन लोगों को भी इस सुविधा का फ़ायदा दिया जा रहा है। जी डॉक्टर प्रियंका सोनी मैम, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी कि युवा पीढ़ी जो है उसके लिए आप क्या संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहेंगी? युवा पीढ़ी को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि ये जो हम कहते हैं युवा पीढ़ी है, बहुत ही जोश वाली पीढ़ी होती है। हर जगह हम कहते हैं कि आजकल यंग पीपल, यंग एनर्जेटिक पीपल लिए जा रहे हैं। बहुत ही जोश वाली ये पीढ़ी होती है, परंतु जोश के साथ साथ होश भी आपको रखना चाहिए। होश किन किन बातों का रखना चाहिए? एक कि आपने फ्यूचर की जो प्लानिंग है वो भी इसी दौरान करनी है। ये जो 20 से लेकर 30 के बीच की हमारी जो उम्र है, इसमें यदि हम बहुत अच्छा अपना करियर के को प्रोग्रेस करने के लिए यदि कार्य करते हैं तो आगे हमें भविष्य में बहुत इसमें हेल्प मिलती है, सहायता मिलती है। और यदि हम समय गुजर जाने के बाद में सोचने लगते हैं तो हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और दूसरा जो मैं होश की बात कहती हूँ वो मैं कहती हूँ जो ड्रग यूजेस हैं उसके बारे में, जो सिगरेट का है, स्मोकिंग का है, ड्रग्स का है, लिकर का है, अल्कोहल ड्रिंकिंग जो बच्चे इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, उनके लिए कहना चाहूँगी कि ये सब जो बुरी आदतें हैं ये आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि कितनी जल्दी आपको नर्क की तरफ ले जाएंगी। तो कई बार हम जोश में अपने पीयर ग्रुप के प्रेशर में इन सब चीज़ों को केवल ट्राई करने के माध्यम से शुरू करते हैं, परंतु बहुत ही जल्दी हम इसके पूरे जाल में, जंजाल में फंसते चले जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना होश पूरा रखें और ऐसी चीज़ों को इवन ट्राई तक भी ना करें। और जो अपने संस्कार हमें हमारी समाज से मिले हैं, हमारे परिवार से मिले हैं, और उसी को अपना ध्येय बनाते हुए अपने जीवन में अग्रसर होते रहें। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि वर्तमान युवा पीढ़ी समस्याओं के मकड़जाल से निकलने के लिए संस्कृति का, आत्मबोध का, आत्मविश्वास का और आत्मनिर्भर भारत योजना का साथ ले, सहारा ले। और आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर प्रियंका सोनी मैम, जिला उपायुक्त महोदया हिसार ने जो भी बातें कही हैं उन पर आप सभी अमल करते हुए अपने जीवन की जो परिधि है उसके अंदर उन्हीं बातों का समावेश करें जो जीवन के लिए बहु उपयोगी हो और देश की अर्थव्यवस्था को बल देने वाली हो। मैम,
आपने जिस प्रकार अपने जीवन में चूड़ियों को कमज़ोरी नहीं बनने दिया, एक लड़की होने के बावजूद, एक मध्यम वर्गीय परिवार में होने के बावजूद जिस प्रकार अपने जीवन की एक ऐसी सार्थक परिभाषा आपने लिखी है, उसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया। और कार्यक्रम में दूरदर्शन हिसार स्टूडियो में आने के लिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद, आभार। मैं भी दूरदर्शन का ये मंच मुझे उपलब्ध कराने के लिए, अपने विचार रखने के लिए, आमंत्रित करने के लिए यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जी नमस्कार। नमस्कार।